नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी सिंह नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से। दोस्तों, आप सभी का सोनिया सिंह एनएबी अयोध्या चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है, यह पेपर हम यूनिट बाय यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सभी ने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सब यूनिट 1.1 का अध्ययन किया। 1.1 के अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया। आज हम सब यूनिट 1.2 का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनीशन, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी, लिमिटेशन, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। विकलांगता क्या होती है, क्षति अक्षमता असुविधा क्या है और व्यापकता दर क्या है, आज इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विकलांगता क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में चिंतन करते हैं। विकलांगता व्यक्ति की भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्थितियों के साथ साथ उससे संबंधित क्रियाकलापों से उत्पन्न एक प्रकार का सामाजिक स्वरूपता है, जिसका आकलन व्यक्ति के मनोसामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो स्थान, परिस्थिति तथा सामाजिक भूमिका से भी संबंधित हो सकती है। अर्थात विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। अतः विकलांगता का सामाजिक स्वरूप वातावरण को परिलक्षित करता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड के अनुसार व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है, उसे विकलांगता कहते हैं। इसमें व्यक्ति की स्थिति एवं सामाजिक क्रियाएं बाधित हो जाती हैं, जैसे एक व्हीलचेयर के योग्य व्यक्ति सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है, विकलांग कहलाता है। कभी कभी बिना अक्षमता के भी क्षति विकलांगता में बदल सकती है। दूसरे शब्दों में विकलांगता का अर्थ जाने तो किसी व्यक्ति का अंग से अनुचित होना। प्रायः ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में हाथ, पैर, मुंह और कान होता है, लेकिन फिर भी वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंग होते हुए भी वो किसी कार्य को इनकी सहायता से करने में असमर्थ होते हैं। अर्थात दिव्यांगता से तात्पर्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा बौद्धिक रूप से क्षति से है, जिसके कारण व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की तुलना में शारीरिक व मानसिक रूप से किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है। अतः दिव्यांगता, दूसरे शब्दों में विद्वानों के अनुसार अगर हम जानें तो अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। तो दिव्यांगता को अक्षमता का नाम भी दिया है। दिव्यांगता की परिभाषा किसी व्यक्ति के उम्र, लिंग, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में क्षति व अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन होता है, उसे दिव्यांगता कहते हैं। WHO के अनुसार चोट, दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण शरीर के अंगों में
रचनात्मक व कार्यात्मक रूप से उत्पन्न होने वाली क्षति के कारण जो अक्षमता उत्पन्न होती है, यदि लंबे समय तक किसी व्यक्ति में बनी रहती है तो उसे दिव्यांगता कहते हैं। WHO के अनुसार व्यक्ति में पहले बीमारी होती है, फिर क्षति होती है, फिर अक्षमता, उसके परिणाम स्वरूप दिव्यांगता एंड हैंडीकैप्ड। ICIDH के अनुसार निःशक्तता का अर्थ शारीरिक या मानसिक बाधा से है। सन 1980 ईस्वी में WHO ने ICIDH के अनुसार निःशक्तता को वर्गीकृत किया था। अतः इन दोनों ने क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के बारे में एक मॉडल तैयार किया, जो एक रेखीय मॉडल के रूप में आज भी प्रचलित है। किसी व्यक्ति को पहले रोग, फिर रोग के परिणाम स्वरूप हानि से होने वाली निःशक्तता और निःशक्तता के परिणाम स्वरूप बाधा ऑफ इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू ICIDH। ICIDH के अनुसार हानि का अर्थ किसी भी मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या शरीर संरचना की कार्यों या असामान्यता से है। यह क्षति किसी रोग या दुर्घटना से उत्पन्न ऊतकों की क्षति से है, जैसे आँख की रेटिना अथवा आँख के किसी सिरा में किसी कारणवश चोट लग जाना। निःशक्तता की परिभाषा। ICIDH के अनुसार निःशक्तता उस सीमा या क्षमता के अभाव को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए कोई गतिविधि को करने के सामान्य तरीके या क्षमता से कम हो। ICIDH के अनुसार बाधा, दिव्यांगता की परिभाषा। व्यक्ति को हुई किसी क्षति से निःशक्तता का जन्म होता है, जो उत्पन्न कमी को विकलांगता, दिव्यांगता या बाधा के रूप में परिभाषित करते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ICF कार्यशीलता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। निःशक्त जनों की जो परिभाषाएं दी गई हैं वो मेडिकल मॉडल पर आधारित हैं, अर्थात अधिकतर परिभाषाएं रोग और उपचार के परिप्रेक्ष्य में हैं। अतः बदलते परिवेश में अंतरराष्ट्रीय कार्यात्मक अक्षमता एवं स्वास्थ्य के वर्गीकरण को WHO ने 22 मई 2001 को ICF की परिभाषाओं को नवीन रूप दिया, जबकि ICF का नाम 1980 में ही हो गया था, लेकिन WHO से जुड़ने के बाद इनकी उपलब्धियों के आधार पर नवीन परिभाषाओं का जन्म हुआ। के रचनात्मक घटक। ICF ने मुख्य रूप से 3 घटक के आधार पर दिव्यांगों को वर्गीकृत किया है। नंबर 1, शारीरिक कार्य की असंरचना। नंबर 2, वातावरणीय कारकों से प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओं की सुरक्षा। नंबर 3, उपरोक्त तथ्यों को आधार मानकर ICF और WHO ने निःशक्तता या दिव्यांगता को
निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया है। शारीरिक क्षति। ऐसे व्यक्ति या बच्चे जो चलने फिरने में असमर्थ हों या इनके अंदर शारीरिक क्षति हो तो उन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाता है। दिव्यांगता को मुख्य रूप से कैटेगरी के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, डिसेबिलिटी। नंबर 2, लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी। नंबर 3, मैनुअल डिसेबिलिटी। नंबर 4, डिसेबिलिटी इन कोऑर्डिनेटर विथ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ICF एंड WHO के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार। ICF एंड WHO के अनुसार दिव्यांगता के 7 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, मेंटल रिटार्डेशन। नंबर 2, मेंटल इलनेस। नंबर 3, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। नंबर 4, विजुअल इम्पेयरमेंट। नंबर 5, लो विजन। नंबर 6, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और नंबर 7, लिप्रेसी क्रूड पर्सन। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर नेशनल लॉ। राष्ट्रीय कानून के अनुसार दिव्यांगता की परिभाषा और उनकी श्रेणियाँ। राष्ट्रीय कानून या नियम के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति या बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम व अधिनियम बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति या बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। पूर्व में ऐसे व्यक्ति या बच्चे को तिरस्कार की भावना से देखा जाता है तथा इनके विकास के लिए किसी प्रकार का कानून नहीं था, परंतु इस समय इन व्यक्तियों एवं बच्चों के लिए अनेक अधिकारों एवं सुविधाओं का भंडार है। निःशक्त व्यक्ति एवं बच्चों के राष्ट्रीय अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित एक्ट या अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है PWD एक्ट 1995 से 1996। नंबर 2, RCI एक्ट 1992। नंबर 3, NTA एक्ट 1999। अर्थात क्षति। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार का दुराव क्षति को दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों के संदर्भ में भौतिक शारीरिक रचना या मनोवैज्ञानिक ढांचे व सतत लंबी क्रियात्मक में कमी या असामान्यता को क्षति कहा जाता है। व्यक्ति के किसी भी अंग प्रत्यंग में त्रुटि, असामान्यता या अंग प्रत्यंग का न रहना, उसकी क्रियात्मकता में या क्रियाओं में कमी या मानसिक प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता में कमी आदि लक्षण क्षति को स्पष्ट करते हैं। जैसे जैसे दृष्टिबाधिता देखने की त्रुटि बताती है, क्षति का तात्पर्य व्यक्ति की बीमारी से नहीं बल्कि एक कारक से है जो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालने लगता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड के अनुसार किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या मनोशारीरिक असामान्यता अथवा कमी जो अंगीय कारणों से होती है उसे क्षति कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि हम क्षति का
चिंतन करें तो किसी व्यक्ति के शारीरिक मानसिक संरचना अथवा कार्य में असामान्यता अथवा हानि को क्षति कहते हैं। क्षति किसी भी व्यक्ति के कार्य प्रणाली में असामान्यता को प्रदर्शित करता है। क्षति का सीधा संबंध अंग दोष से है। अक्षमता मानव शरीर एवं मस्तिष्क जितनी क्षमता अन्य किसी भी प्राणी में नहीं है, अतः अक्षमता जानने के लिए क्षमता की जानकारी होना आवश्यक है। मानव शरीर के किसी भी अंग, तंत्रिका तंत्र अथवा मस्तिष्कीय भाग के क्षतिग्रस्त होने से उससे संबंधित क्रियाओं में अक्षमता आ जाती है तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शारीरिक या मानसिक सीमितता आती है। ये जन्मजात नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियात्मक जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थता को दर्शाता है। अर्थात अक्षमता व्यक्ति के पूरे शरीर की कार्य क्षमता की कमी से संबंधित होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड के अनुसार जब किसी कार्य को करने के तरीकों में सामान्य व्यक्ति जैसी क्रिया नहीं दिखती है, अर्थात कार्य करने में बाधा या क्षति पहुंचती है, तो उसे अक्षमता कहते हैं। अर्थात अक्षमता क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्षतिग्रस्त अंग का सामान्य व्यक्ति के अंगों की तरह कार्य न कर सकने को दर्शाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का पैर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह व्यक्ति चलिसुड़ता में असमर्थ होता है। असुविधा या निरोग्यता क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन हानि में होने वाली कठिनाई को असुविधा या निरोग्यता कहते हैं। से व्यक्ति अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ होते हैं तथा व्यक्ति की वातावरण से अंतःक्रिया प्रतिबाधित हो जाती है एवं व्यापकता दर एपिडेमियोलॉजी वह विज्ञान है जो किसी भी रोग के वितरण दोष, अक्षमता या मृत्यु का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या की कुछ दशा के मामलों की संख्या का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें जनसंख्या का वर्गीकरण आयु, लिंग एवं सामाजिक वर्ग के आधार पर भी होता है। व्यापकता दर इसमें मामलों की कुल संख्या का अध्ययन होता है। व्यापकता दर का अर्थ नए और पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से है जो दिए गए आबादी में एक निश्चित समय में मिलते हैं। व्यापकता दर बराबर सभी वर्तमान मामलों की संख्या अर्थात किसी विशिष्ट बीमारी के जो किसी निश्चित समयावधि में मिले हों बटे दी गई आबादी गुणे 100। विस्तार दर विस्तार दर से तात्पर्य यह है कि एक विशिष्ट समय में एक समग्र जनसंख्या में जितने नए मामले आते हैं वह विस्तार दर कहलाता है। अर्थात एक दिए गए आबादी में एक विशिष्ट समयावधि में मिले नए मामलों की संख्या को विस्तार दर कहते हैं। इसका सूत्र है विस्तार दर बराबर दिए गए समयावधि में किसी विशिष्ट बीमारी के नए मामलों की संख्या बटे आबादी गुणे 100। अंगों की समग्र जनसंख्या प्रभावित करने वाले
कारक। नंबर 1, आयु। समग्र जनसंख्या में कुछ प्रकार की विकलांगता व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है, जैसे विद्यालय जाने की उम्र में अधिगम अक्षमता एवं मंद बुद्धिता की पहचान होती है। इनकी पहचान साधारणतया शैशवावस्था में नहीं हो पाती। विद्यालय स्तर पर तथा पूर्व किशोरावस्था में जब बच्चा विद्यालय स्तर की जरूरतों को पूरा नहीं करता है एवं शैक्षिक कार्यों को पूरा नहीं कर पाता, तभी इसका पता चलता है। इसी प्रकार शारीरिक विकलांगों में अधिक उम्र के व्यक्ति को गठिया, पेशीय, अस्थि संबंधी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 2, लिंग। अध्ययनों से पता चला है कि मांसपेशीय क्षरण लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है। हेमीप्लेजिया भी लड़कों में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार कई विकलांगता लिंग पर भी निर्भर होती है। नंबर 3, सामाजिक स्तर। विकलांग जनसंख्या को प्रभावित करने वाले चरणों में सामाजिक स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंदबुद्धि, अधिगम अक्षमता तथा श्रवण अक्षमता अधिकांशतः सामाजिक स्तर के वर्गों में इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ कुपोषण, सफाई की कमी, भीड़ में रहना, गर्भावस्था में ध्यान न देना आदि कारणों पर निर्भर करता है। वह कार्यक्रम जिसके द्वारा विकलांगों को पुनः उनके कार्य योग्य बनाया जाए पुनर्वास कहलाता है। इसमें विकलांगों को उनके पूर्व शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक स्थिति में शैक्षिक, आर्थिक तथा उपकरणीय सहायता प्रदान किया जाता है। परंतु मानसिक मंद व्यक्तियों एवं जिनकी विकलांगता जन्म से ही हो, उनके लिए पुनर्वास शब्द उपयुक्त नहीं होता है। इसमें विकलांग व्यक्ति जो अपनी कार्य क्षमता खो देता है, समुदाय के वातावरण को बढ़ाते हुए उसकी उपस्थिति क्षमता का विकास करना होता है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें जीवन के आरंभिक स्तर से अब तक में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी आ गई हो, उसमें इन कमियों में अधिकता न आए, इसका ध्यान रखते हुए पुनर्वास के कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। पुनर्वास का अर्थ उन सभी कार्यक्रमों, क्रियाओं, कार्यपद्धतियों एवं सुविधाओं से है जो विकलांग व्यक्तियों पर अधिक कारगर ढंग से लागू करने एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसका ध्येय यह होता है कि विकलांगों के साथ साथ कुछ करने का ऐसा कार्य होता है जिससे विकलांगों को सहायता मिल सके। ऐसे कार्यक्रम हों जो विकलांगों के सहयोग के लिए हों। बच्चों की आवश्यकताएं। नंबर 1, चिकित्सीय आवश्यकताएं। नंबर 2, शैक्षिक आवश्यकताएं। नंबर 3, संसाधन में बदलाव की आवश्यकताएं। नंबर 4, उपकरण यंत्रों की आवश्यकताएं। नंबर 5, व्यावसायिक आवश्यकताएं। नंबर 6, सामाजिक एकीकरण की आवश्यकताएं। और नंबर 7, आधिकारिक आवश्यकताएं। नंबर 1, चिकित्सीय आवश्यकताएं। विकलांग बच्चों को प्रायः चिकित्सा की आवश्यकता बनी रहती है। यदि विकलांगता के साथ मिर्गी के दौरे भी आते हों तो लगभग आजीवन दवाई की आवश्यकता होती है। दृष्टिबाधित, गामक अक्षम एवं मानसिक मंदित बच्चे
प्रायः दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे गिर जाते हैं या किसी वस्तु से लड़ भिड़ जाते हैं आदि। इन परिस्थितियों में उन्हें चिकित्सा की जरूरत होती है। इसके अलावा श्रवण बाधित तथा कुछ मंदबुद्धि बच्चों के कान बहने, गामक क्षमता, हमेशा पेट खराब रहने की इत्यादि शिकायतें आती रहती हैं। इन्हें प्रायः जुखाम, खांसी आदि की भी समस्याएं होती हैं। साथ ही इनमें सकारात्मक बीमारियां, तपेदिक इत्यादि देखी जाती है। इन सभी दशाओं में विकलांग बच्चों को हमेशा चिकित्सीय आवश्यकता रहती है। श्रवण अक्षमों की कर्ण विकृति, शारीरिक अक्षमों की हड्डी इत्यादि को ठीक करने के लिए शल्य क्रिया की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बच्चों की शारीरिक संतुलन, चलने का कौशल, विकृतियों के ठीक करने हेतु हाथ आँख का समन्वय इत्यादि के लिए भौतिक चिकित्सा एवं व्यावसायिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधित, मंद बुद्धि एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चों को प्रायः वाणी चिकित्सा की भी आवश्यकता होती है। चंचल बच्चों एवं मानसिक मंदता के साथ ही संलग्न मानसिक रुग्णता वाले बच्चों को दवा की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो ठीक से सफाई इत्यादि न रख पाने के कारण इनमें फोड़े फुंसी होते रहते हैं, जिसके लिए निरंतर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इनमें दंत क्षय, आँख से पानी आना इत्यादि समस्या के कारण भी दवा की आवश्यकता समय समय पर होती रहती है। शैक्षिक आवश्यकताएं। सभी विकलांगों की विभिन्न प्रकार की शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे अल्प एवं अति अल्प श्रवण अक्षम, गामक अक्षम, अल्प मानसिक मंदितों एवं अल्प दृष्टि वालों को समेकित शिक्षा की तथा अन्य वर्ग के विकलांगों को विशेष शिक्षा एवं गंभीर तथा अति गंभीर विकलांग बच्चों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकलांग को पढ़ाने की विधि भी अलग अलग होती है, जैसे दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि, श्रवण बाधितों के लिए हस्तलिपि, ओष्ठ पठन आदि तरीके शैक्षिक में आवश्यकताएं होती हैं। इसके साथ ही इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न शैक्षिक उपकरणों की भी आवश्यकता होती है, जैसे दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल स्लेट, अबेकस, टेलर फ्रेम इत्यादि। श्रवण बाधितों के लिए ध्वनि प्रशिक्षण एवं वाणी प्रशिक्षक यंत्र, श्रवण यंत्र इत्यादि। मानसिक मंदितों के लिए फ्लैश कार्ड इत्यादि शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, संसाधनों में बदलाव की आवश्यकताएं। विकलांग बच्चों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता अवरोध को हटाने की है, जैसे आवागमन हेतु रैंप, दरवाजे की चौड़ाई ज़्यादा होना, कुंडी नीचे होना, कमरों में चौखट न होना, वाहनों में उतरने चढ़ने की व्यवस्था, वाहनों में बेल्ट की व्यवस्था, शौचालय इत्यादि। शौचालय इत्यादि में पकड़ने के लिए राड, सीढ़ियों में राड, क्रॉसिंग में उचित संकेतक इत्यादि साधनों में सुधार की आवश्यकता होती है। नंबर 4, उपकरण एवं यंत्रों की आवश्यकताएं। विकलांग बच्चों द्वारा कौशलों को सरलतापूर्वक करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं यंत्र की आवश्यकता होती है, जो उन्हें सामान्यीकरण के नज़दीक लाते हैं, जैसे कि श्रवण अक्षम को श्रवण यंत्र, दृष्टि अक्षम को छड़ी, गामक अक्षमों को वैशाखी, कैलिपर, कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल आदि। व्यावसायिक आवश्यकताएं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य
व्यक्ति को जीवन यापन के लिए तैयार करना होता है। इसके लिए साथ ही साथ बच्चे को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी होता है। विकलांग बच्चों को इस योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा दिया जाए। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों को भी आवश्यकता होती है कि बच्चे की क्षमता की सीमितता को देखते हुए विशिष्ट व्यवसाय के चुनाव हेतु बच्चे के निःशक्तता की प्रकृति, अभिवृत्ति, रुचि, अभिभावकों की इच्छा एवं स्वीकार्यता, अभिभावक की आर्थिक सामाजिक स्थिति, प्रशिक्षण सुविधाएं इत्यादि की आवश्यकता होती है। की आवश्यकताएं। सभी विकलांग आपस में एक दूसरे से पूर्णतः अलग होते हैं। इनका सही ढंग से पुनर्वास तभी हो सकता है जब इनकी स्थिति में सुधार करके समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर इन्हें समाज के योग्य बनाया जाए। इन्हें प्रत्येक सामाजिक अवसरों एवं क्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए तथा इन अवसरों में इनको अन्य लोगों की तरह महत्व भी दिया जाए। नंबर 7, आधिकारिक आवश्यकताएं। विकलांगों को भी कानूनी तौर पर सभी लोगों की तरह शिक्षा, आवागमन, व्यवसाय, सुरक्षा, संपत्ति एवं विवाह का अधिकार है, जिसके लिए कानून में थोड़े और फेरबदल के साथ भी राष्ट्र के आम नागरिकों की तरह सामान्य अधिकार देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इन्हें सामान्य न्याय देने, समान भागीदार देने एवं अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व समय में विकलांगों के प्रति संसार में अच्छा दृष्टिकोण नहीं था, जिसके लिए अनेक कानून बनाए गए। इन कानूनों के अंतर्गत सभी दिव्यांगों को समान रूप से अधिकार प्रदान किए गए, जिससे आज समाज में उनका सामान्य व्यक्तियों की तरह समान अधिकार दिया गया है। इसी के साथ हमारा यह यूनिट समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सब यूनिट 1.3 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।